मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संपर्क हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रबंध में मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट। इस अवधारणा का प्रतिपादन एल्टन मेयो के द्वारा किया गया है, जो इसके जनक माने जाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में मैं प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण क्या है, एल्टन मेयो के द्वारा इस दृष्टिकोण के संबंध में किस प्रकार से प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले गए हैं, और इस व्याख्यान के आखिर में मैं जो इनसे निष्कर्ष निकल कर आए हैं उन पर चर्चा करूंगी। पहले जो प्रबंध में मानवीय संबंध है, ये जो दृष्टिकोण है, इसका अभिप्राय है कि जो कर्मचारी हैं, जो उद्यमों में कर्मचारी कार्य करते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों से जब हम अधिक कुशलता और सहयोगपूर्ण कार्य करने के लिए जब उन्हें प्रेरित करने की बात करते हैं, तो उसमें यह है कि किस प्रकार से उनके साथ जो मानवीय दृष्टिकोण है उसके आधार पर कार्य कराया जाए। क्योंकि मनुष्य वह केवल एक मशीन नहीं है, मशीन का पुर्जा नहीं है, वह निश्चित रूप से केवल आर्थिक लाभ के लिए ही कार्य नहीं करता। क्योंकि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति हेतु उसे जहां अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, तो वह उसके लिए कार्य करता है, वह केवल आर्थिक लाभ के लिए कार्य नहीं करता। तो इस दृष्टिकोण से जो ये उद्यमों में मानवीय संबंध है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम इस आंदोलन की बात करें कि जो ये मानवीय संबंध है वो किस प्रकार से प्रबंध में अपनाए जाएं, तो जब औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति के समय पर सच अगर हम कहें कि वहाँ पर इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता था, या वहाँ तक ये स्वीकार नहीं है। जो अर्थशास्त्री हैं या जो विचारक रहे हैं उस समय पर, अगर हम उनकी अवधारणाओं का विश्लेषण करें तो यह बात निकल कर आती है कि जो श्रमिक है उसका जो श्रम है उसे खरीदा जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है, और जो एक पूंजीपति होता है वह पूंजीपति उन श्रमिकों से कम हम कहें जो उनकी मजदूरी है उस पर, या कम से कम जो उनकी तनख्वाह है उस पर, उनके आधार पर वह उनसे कार्य कराना चाहता है। और जो श्रमिकों को कम मजदूरी या दयनीय दशाएं जो उनकी रही हैं, वो बहुत कुछ सीमा तक इस आंदोलन के उदय के पीछे कारक रहे हैं। इससे पहले हम प्रबंध में मानवीय प्रबंध की बात करेंगे या संबंधों की बात करेंगे, तो उससे पहले जो एक और आंदोलन चला था वह था वैज्ञानिक प्रबंधवाद। ये जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद था उसने जहां पर जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था कि किस प्रकार से तकनीक में कुशलता लाई जा सकती है, तकनीकी कुशलता की वो बात करता है कि किस प्रकार से तकनीकी कुशलता में वृद्धि हो सकती है, और जो उद्यमों का उत्पादन है उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि उद्यम जो है वो बेहतर तरीके से कुशलता के साथ तकनीक को अपनाते हुए कार्य करते हैं। तो यह जो अवधारणा रही थी उसने निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ उद्यमियों को और जो श्रमिक थे उनको प्रदान किए थे। और इससे क्या हुआ था कि जो उद्यम थे उसमें श्रमिकों का जो शोषण था वो और अधिक होने लगा था। वो अधिक होने के पीछे यद्यपि बहुत सारे कारण थे, पर उसमें जो प्रमुख था वह था कि व्यक्तियों के जो समूह थे उनकी उपेक्षा की गई थी और जो कुशलता है उस पर अधिक बल दिया गया था। तो उसके जो
इस वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जो परिणाम रहे थे, जो निष्कर्ष निकल कर आए थे, उसने जो एक परिवर्तन की यदि हम बात करें, या ये जो एक आंदोलन है जो मानवीय संबंधों की बात करता है कि किस प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए, उस पर बल दिया। और इसी के जो ये प्रबंध में मानवीय संबंध है, इसमें जो एल्टन मेयो और जो उनके सहयोगी थे जिन्होंने उनके साथ कार्य किया था, उनका योगदान प्रमुख हो जाता है, क्योंकि जो एल्टन मेयो है उन्हें इसमें प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण का जनक माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इस दृष्टिकोण को आरंभ करने की बात करें तो एल्टन मेयो से पहले यद्यपि इसकी शुरुआत हो चुकी थी, वो शुरुआत इतनी फॉर्मल नहीं थी या उस तरीके की नहीं थी जिसको कि एक गति और एक नई दिशा एल्टन मेयो के द्वारा प्रदान की गई थी। इसको प्रारंभ करने में जहाँ पर जॉन डीबी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अप्रत्यक्ष रूप से रहा है, तो वहीं पर जो कर्ट लेविन है उनका जो योगदान है वो प्रत्यक्ष रहा है। और अगर एल्टन मेयो के बाद में भी हम बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड तथा अन्य विद्वान और लेखकों ने इस दृष्टिकोण को गति प्रदान की। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक क्रांति के बाद का समय है, जहाँ पर उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है और जो श्रमिक हैं उनकी संख्याएं बढ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से नए नए उद्यम खोले गए तो वहाँ पर जहाँ पर पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं पर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो बनी हैं। अब इस दृष्टिकोण में के जो जनक हैं एल्टन मेयो, उनके द्वारा जिन बातों पर प्रमुख रूप से बल दिया गया, और बातों पर जो बल दिया गया वो बल उनके स्वयं के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा जो प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले गए हैं वो उनके आधार पर दिया गया है। उनका मानना था कि भौतिक वातावरण की अपेक्षा जो कर्मचारियों के कार्य परिणाम पर प्रभाव पड़ता है वह मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर कार्य परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी, वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अच्छा होगा, और जब उत्पादन अच्छा होगा तो उसका लाभ जो है वह चाहे वो श्रमिकों को है चाहे वो पूंजीपतियों को है, दोनों को मिलेगा। लेकिन एल्टन मेयो ने जो अपने प्रयोग किए, जिन्हें हम हाथोड़ प्रयोग के नाम से जानते हैं, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि ये जो मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनको हाथोड़ प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और ये हाथोड़ प्रयोग इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो शिकागो का हाथोड़ प्लांट था, उस प्लांट में ये प्रयोग किए गए थे। और ये जो प्रयोग थे वो प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में अगर हम कहें तो 1924 से 40 तक चलने वाले ये सबसे लंबे प्रयोग थे जो इस दिशा में किए गए थे, क्योंकि एल्टन मेयो ने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया था कि उत्पादन पर थकान का, अवकाश का, विश्राम की व्यवस्था का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी उद्यमों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उत्पादन किस तरीके से किया जाए और अधिक से अधिक उत्पादन कम से कम लागत में किस प्रकार से हो। तो ये जो अधिक से अधिक उत्पादन है, कम से कम लागत है, तो इसमें जो श्रमिकों का अगर हम कहें कि उनके मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना होती है, शोषण किया जाता है, जो परिस्थितियां बनती हैं उनको आधार पर जो है वहां पर उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। तो इसलिए ये जो हाथोड़ प्रयोग है ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक ये प्रयोग निरंतर किए गए थे। और जो एल्टन मेयो हैं और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ किए थे और उन्होंने जो इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले थे उन निष्कर्षों में प्रमुख रूप से उन्होंने कहा था कि उत्पादकता तथा कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में, मैं दोबारा से इस बात को दोहराती हूँ जो उन्होंने कहा निष्कर्षों में कि जो उत्पादकता तथा कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में तथा कर्मचारियों के सहयोग में घनात्मक सह संबंध पाया जाता है।
कि जो प्रभावित करने वाले निर्णय हैं और जो कर्मचारियों के आपसी सहयोग हैं उनमें एक प्रकार का पॉजिटिव सह संबंध पाया जाता है, जो उत्पादनता को प्रभावित करता है। यह उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे ये उनका सार है। जो उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री है, जो उद्यम है, वह उद्यम एक तरीके की सामाजिक पद्धति है। सामाजिक पद्धति किस प्रकार से है कि जहाँ पर जो कार्य स्थिति होती है उसमें जो अनौपचारिक समूह मानव आचरण को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि ये एक इस प्रकार की सामाजिक पद्धति है जहाँ पर कि जो श्रमिक हैं वो साथ रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, वहीं पर रहते हुए वो कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसलिए एल्टन मेयो ने इसे एक सामाजिक पद्धति कहा। और जो कार्य स्थिति में जो ये अनौपचारिक समूह मानव व्यवहार में को इसलिए बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। एल्टन मेयो के द्वारा उन्होंने कहा कि जो श्रमिक है, अपने निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने कहा था कि जो श्रमिक है वह केवल उत्पादन का साधन मात्र नहीं है। जो श्रमिक कार्य करता है वह एक ऐसा मानव है जिसकी अपनी, अगर हम कहें, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, मनोवृत्तियां एवं भावनाएं हैं। मनुष्य जहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, वहीं पर उसके साथ साथ वो एक ऐसा मानव भी है जिसमें ये चारों चीजें, इच्छाएं, आवश्यकताएं, मनोवृत्तियां और भावनाएं होती हैं, जो सभी सम्मिलित रूप से उसकी उत्पादनशीलता को प्रभावित करती हैं। अर्थात वह किस प्रकार से उत्पादन करता है, कितना उत्पादन होता है उद्यमों में, यह समूह की इन सारी अभिव्यक्तियों के आधार पर निर्भर करता है। एल्टन मेयो ने जो हाथोन एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन हाथोन एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात करें तो 1927 से 32 तक हाथोन प्लांट में प्रयोग किए गए। उसमें एक प्रयोग था जो उन्होंने कहा था टेस्ट रूम अध्ययन के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट रूम अध्ययन इस प्रकार से जाना जाता है कि वहां पर उन्होंने प्रकाश का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि प्रकाश को परिवर्तित किया गया, पर उन्होंने देखा कि प्रकाश परिवर्तित करने पर उत्पादनता में कोई अंतर नहीं आया। अर्थात उन्होंने देखा कि अगर प्रकाश को कम या ज्यादा किया जाता है बार बार, तो ये होना चाहिए कि उसके कारण जो श्रमिक हैं वो प्रभावित होते, उनकी उत्पादनता पर फर्क पड़ता। लेकिन ये जो हाथोन एक्सपेरिमेंट थे, वहां पर जब उन्होंने इस प्रकार से लाइटिंग को देखा तो उनमें उत्पादनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने माना कि इस उत्पादनता को प्रभावित करने वाले और दूसरे घटक हैं जिन पर की काम किया जाना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने एक और किया था, रिले असेंबली टेस्ट रूम बनाया था। उसमें उन्होंने महिलाओं के 2 समूह बनाए थे, और ये जो 6-6 महिलाओं के समूह थे, उन्होंने कमरों को जो 2 कमरों में उनको रखा था जहां पर वो कार्य कर रहे थे, समान प्रतिनिधित्व किया गया था, परंतु उन्होंने देखा कि इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उत्पादन जो सामान्य था, सामान्य से उत्पादन बढ़ा था, और कमरे पर ध्यान अधिक केंद्रित करने के कारण वो एक जो महिलाओं का समूह था वो एक सामाजिक इकाई बन गए थे। जब वो वहां पर कार्य कर रहे थे तो उस जो कमरे का प्रतिनिधित्व उन्होंने कम और ज्यादा किया था, उससे क्या हुआ कि वो एक सामाजिक इकाई बन गए थे, और सामाजिक इकाई की परियोजना की जो भागीदारी उसमें वो महसूस की जा रही थी उनके द्वारा, उसमें उन्हें एल्टन मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि उसका प्रभाव उस पर दिख रहा था। उन्होंने विश्राम को भी, जो श्रमिक थे उन्होंने 5, 10, 15 मिनट का श्रमिकों को विश्राम दिया, और उसके बाद उसका प्रभाव उत्पादन पर देखा कि उत्पादन पर विश्राम देने पर कितना प्रभाव दे पड़ता है। पर उन्होंने अपने निष्कर्ष में ये पाया कि इस प्रकार का कोई स्पष्ट प्रभाव उत्पादन पर नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने निष्कर्ष रूप में निकाला था कि सामाजिक परिस्थितियां बदलने पर उत्पादन बढ़ता है। अर्थात सामाजिक परिस्थितियां यदि बदलेंगी तो निश्चित रूप से जो उत्पादन होगा वो बेहतर होगा या उसमें वृद्धि होगी।
एल्टन मेयो के द्वारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे कहते हैं इंटरव्यूइंग स्टडीज, अर्थात इंटरव्यूइंग अध्ययन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में किया था, और उन्होंने कहा कि जो ये मानवीय मनोवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया। इसमें उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि श्रमिकों को प्रबंधकों की जो नीतियां हैं एवं कार्यक्रम हैं और उनके द्वारा जो उनकी कार्य करने की स्थितियां हैं, प्रबंधकों का जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है, पर अपनी बात रखने का उन्हें अवसर प्रदान किया गया। अर्थात जब हम सहभागिता की वर्तमान जो संदर्भ है, जब हम सहभागिता की बात करते हैं तो ये उसी तरीके की सहभागिता है जहां पर उनसे इस बारे में जानने का प्रयास किया गया कि वो इन पर अपना किस प्रकार का मत रखते हैं। तो जब उन्हें ये अवसर मिला और या उन्हें ये महसूस हुआ कि जहां पर वो कार्य कर रहे हैं वहां पर से संबंधित उनसे उनकी राय जानी जा रही है, उनका मत जाना जा रहा है, तो जो एक फीलिंग उनके अंदर आई, वो फीलिंग जो थी वो महत्वपूर्ण थी और इसने जो है श्रमिकों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन किया। जो सहभागिता भले ही वो अप्रत्यक्ष है लेकिन वो भी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। ये एल्टन मेयो ने अपने प्रयोग के पश्चात निष्कर्ष निकाला। एक उन्होंने किया, एल्टन मेयो के द्वारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था 1931 और 32 में। उन्होंने जो एल्टन मेयो थे और उनकी जो टीम थी उसमें उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने कहा कि जो सहज परिवेश में उन्होंने श्रमिकों के कार्यों का अवलोकन किया। ये उनके एक्सपेरिमेंट का अंतिम चरण था और वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से यदि श्रमिकों को कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उनके अवलोकन के माध्यम से वो निष्कर्षों को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो श्रमिकों को कार्य करने का स्पष्ट मानदंड होता है जो उद्यमों में निर्धारित होता है, उसको आधार पर वो देख रहे थे। और जो श्रमिकों को कार्य दिया जाता है, कार्य करने के लिए निश्चित समय होता है जिसमें उसने पूरा करना जाता है। एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों ने अपने निष्कर्ष के आधार पर ये निकाला कि जो श्रमिक वर्ग है वो जो कार्य उसको प्रदत्त होता है वह उसको पूरा करता है और वो जो श्रमिक हैं, वो जो कर्मचारी हैं, वो अपने साथियों को, जो एक साथी समूह होता है, उनको जो अलॉटेड वर्क है उससे ज़्यादा वो कार्य नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कर सकते हैं। जो श्रमिक है वो जानते हैं कि उससे अधिक काम वो स्वयं कर सकते हैं और जो उनके साथी हैं वो कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। परंतु उत्पादन की एक से दर बनाए रखने के लिए वो उत्पादन का जो एक निचला स्तर होता है उसे मेंटेन करते हैं। अर्थात कोई भी श्रमिक जो एक मानदंड निर्धारित किया गया है वहां तक वह कार्य करे और उसके पश्चात जो एक न्यूनतम स्तर है उसको बनाए रखे। इन्होंने निष्कर्ष के आधार पर ये पाया जो श्रमिक उनके साथी, श्रमिक मतलब जो उन समूह में कार्य करने वाले लोग हैं, जो अधिक कार्य करना चाहते थे, जो कार्य उन्हें अलॉटेड था उससे अधिक अगर वो कार्य करने का प्रयास भी करते थे, तो जो उनके साथी श्रमिक थे वो चाहे मौखिक रूप से है या शारीरिक रूप से है, उनका एक तरीके से उनकी निंदा करते थे और निंदा करने का भी प्राय था कि उनको और अधिक कार्य नहीं करने देना चाहते थे। तो अपने निष्कर्ष के आधार पर एल्टन मेयो ने ये निष्कर्ष निकाले थे। ये जो हाथोन प्रयोग किए गए, क्योंकि ये हाथोन प्लांट में किए गए थे जो शिकागो का था, तो इन प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ये एक्सपेरिमेंट मेनली जो ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन अप्रोच है, उसको दर्शाने के किस प्रकार से जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। क्योंकि जहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध निवाद ने इस बात पर बल दिया था कि कुशलता महत्वपूर्ण है, कुशलता के आधार पर उद्यमों के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है,
तकनीक के प्रयोग की बात की उन्होंने कि किस प्रकार से बेहतर तकनीक का प्रयोग करते हुए कुशलता रही जा सकती है। वहीं पर जो ये ह्यूमन रिलेशन है, मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, उससे एक परिवर्तित दृष्टिकोण को रखते हुए एल्टन मेयो ने उन बेसिक मुद्दों को उठाया था कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केवल व्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, उसका व्यवहार है, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो व्यक्ति इन सब का एक समुच्चय है। तो जब वो इन सब का समुच्चय है तो ये उसके व्यवहार को और जो वो कार्य करता है उत्पादनता से जो चूंकि जुड़ा होता है तो वो उसको भी प्रभावित करते हैं। अगर हम इस अवधारणा का निष्कर्ष रूप में अध्ययन करें या इस पर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि वातावरण घटक केवल एकमात्र कारक नहीं है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि उन्होंने अपने निष्कर्ष के आधार पर निकाला था कि उन्होंने जब प्रकाश को कम और अधिक करके देखा तो उन्होंने देखा कि उत्पादनता पर कोई प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं है, बल्कि जो उत्पादन है वो कहीं कहीं पर बढ़ ही रहा है। तो अपने निष्कर्ष के आधारों पर जो निष्कर्ष निकले थे वह थे कि वातावरण जो घटक है वो एकमात्र कारक नहीं है जो उत्पादनता को प्रभावित करता है। दूसरा, श्रमिक आर्थिक व्यक्ति नहीं है जो मात्र वेतन से अनुप्रेरित किया जा सके कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे इंसेंटिव्स दे दिए जाएं आर्थिक रूप से तो वो बहुत अच्छा कार्य करेगा या उत्पादनता में अधिक वृद्धि होगी। तो ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो कि श्रमिक को, कार्मिक को, कर्मचारी को बहुत अधिक अनुप्रेरित कर सके। जो सामाजिक समूह होते हैं उनमें जो सहभागिता है उसका प्रभाव उसके उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो है वह समाज में रहता है, वह सामाजिक समूहों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहभागी होता है, सदस्य होता है। तो उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से उसके कार्यों पर देखा जा सकता है और उसके कार्यों की जब हम बात करें वो उद्यम में कार्य करता है तो निश्चित रूप से उत्पादनता पर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। संगठन एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, यह एक सामूहिक क्रिया है, अर्थात एक व्यक्ति में कार्य करने की कितनी क्षमता है इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि व्यक्ति की इतनी क्षमता है तो उत्पादन इतना होगा, सभी व्यक्तियों की इतनी उत्पादन की क्षमता है तो इतना उत्पादन होगा। इस प्रकार का आकलन कर लेना सही नहीं है, उन्होंने अपने निष्कर्ष के आधार पर कहा, क्योंकि मनुष्य एक समूह में कार्य करता है तो जो सामूहिक भावनाएं हैं, समूह में कार्य करने की जो अपनी विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति और श्रमिक यदि हम कहें तो वह उनसे प्रभावित होता है और इस प्रकार से यह कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो एल्टन मेयो के द्वारा जिस प्रबंध में मानवीय संबंधों की बात की गई थी वो महत्वपूर्ण उन संदर्भों में भी थी जब इनका प्रयोग किया गया था, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक आते आते जो औद्योगिक क्रांति है वह लगभग सभी देशों तक पहुंच चुकी थी और उद्योगों के कारण, बढ़ते उद्योगों के कारण जहां पर श्रमिकों की संख्याएं बढ़ रही थी वहां पर उत्पादनता वृद्धि पर भी निरंतर बल दिया जा रहा था। तो वही जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद के द्वारा जिस एस्पेक्ट को निग्लेक्ट किया गया था एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों के द्वारा, उसको लेकर जो प्रयोग किए गए थे उनकी सार्थकता न केवल उस समय में थी बल्कि उनकी सार्थकता आज भी उतनी ही नजर आती है, क्योंकि जहां पर जो मानवीय तत्व है, जो ये ह्यूमन अप्रोच है वो आज भी उतनी ही सारगर्भित है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी संगठन में कार्य करता हो, उस संगठन में कार्य करने के लिए जहां पर उत्पादनता बहुत जरूरी होती है, उसका आउटपुट बहुत जरूरी होता है जितना वो काम करता है, वहीं पर उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि जो उसकी भावनाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको भी ध्यान रखा जाए। और जब इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उत्पादनता पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा जिस जो अप्रोच है उसकी कुछ संदर्भों में उसकी कुछ कमियां बताई गई हैं, तो उनका मानना है कि यहाँ पर वैज्ञानिकता का अभाव है। इस दृष्टिकोण में जिन चीज़ों को रखा गया है या जो प्रयोग किए गए हैं, उन प्रयोगों में जो प्रयोग हैं उनमें वैज्ञानिकता का अभाव दिखलाई देता है। और दूसरी चीज जो कही थी पीटर एफ ड्रकर ने, उन्होंने कहा था कि आर्थिक आयामों की जानकारी का अभाव दिखलाई देता है। तो इस प्रकार से कुछ कमियां हैं जिनको अगर हम कहें कि इसमें विद्वानों के द्वारा जिनको उभारा गया है, परंतु इसके उपरांत यदि जो इस दृष्टिकोण की देन है उस देन को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो मानवीय दृष्टिकोण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य केवल एक मशीन नहीं है। मानव कोई एक पुर्जा है कि उसे जैसे चाहे मशीन की भांति चलाया जा सकता है, उसके अपने कोई इमोशंस नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है। तो मनुष्य इस तरीके का प्राणी नहीं है, वह एक ऐसा प्राणी है या उसके साथ वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो चाहे वो भावनाओं के रूप में हो, इच्छाओं के, अपेक्षाओं के, अभिवृत्तियों के रूप में हो, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन सभी को किस प्रकार से दृष्टिगत रखते हुए अगर उत्पादनता में, उद्यमों की हम कहें प्रभावशीलता में वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बेहतर कदम होगा। और ये जो एल्टन मेयो के द्वारा जो इसके जनक माने जाते हैं, उन्होंने जो इस दृष्टिकोण को रखा है, ये दृष्टिकोण इस संदर्भों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।